प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 2 खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। 3 अंक का एक प्रश्न करना होगा, अर्थात इस इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। अथवा में रहेगा, विकल्प रहेगा, तो एक प्रश्न करना है। तो खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ समझेंगे हम। प्रश्न पहला समझते हैं, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं। विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो जब किसी खेत या फर्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन 50% या उससे अधिक हो, किसी एक खेत में या फर्म में किसी एक ही फसल का विशेष, यहाँ समझना है अपने को, विशेष, किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन 50% से अधिक हो। जैसे गन्ने का उत्पादन करते हैं अपन, 50% से अधिक खेत में हम गन्ना लगा देते हैं, शेष में हम खरीफ की फसल और रबी की फसल जो घर पे आवश्यकता पड़ती है हमारे दैनिक उपयोग के लिए, उतनी फसल हम लगा देते हैं। तो किसी एक खेत में एक ही फसल विशेष का उत्पादन 50% या उससे अधिक हो तथा वही फसल उसकी आय का मुख्य साधन हो, तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। विशिष्ट खेती के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, फर्म पर उत्तम प्रबंधन द्वारा इसे व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। उत्तम प्रबंधन द्वारा व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। जैसे हल्दी की खेती, मिर्ची की खेती, अमरूद की खेती, अनार की खेती, संतरे की खेती, इसको व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। दूसरा, भूमि का उत्तम उपयोग हो जाता है। उत्तम उपयोग हो जाता है यानी 12 महीने फसल हमारी खड़ी रहती है और उत्पादन देते रहती है। एक बार केवल लागत लगाओ और 1-2 सालों के लिए फुर्सत हो जाओ। बहुत कम फुर्सत नहीं, यानी बहुत कम लागत लगती है पर उत्पादन अच्छा मिलते चला जाता है। बार बार कृषि बनाना नहीं पड़ता, बोना नहीं पड़ता, भूमि का उत्तम उपयोग हो जाता है। तीसरा, कम क्षेत्रफल होने पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कम से कम जगह पर व्यापारिक फसलों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ हो। जैसे लहसुन की खेती है, अदरक की खेती है, कम क्षेत्र होने पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। चौथा, श्रमिकों की दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। कई सालों के लिए एक खेत में एक ही फसल रहने पर जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले, वो दक्ष हो जाते हैं। एक बार निंदाई गुड़ाई बिगड़ेगी, दूसरी बार सही हो जाएगी। एक बार अगर उसको मिट्टी चढ़ाते समय गलती हो जाएगी तो फिर दोबारा उसमें सुधार हो जाएगा। उसे गन्ना बाड़ी को अगर बांधना भी है तो एक बार में अगर ठीक प्रकार से नहीं बांध पाई तो फिर से या अच्छे से बांध लेंगे। पानी देना ही अगर मान लो थोड़ा कम हो गया, दूसरी बार अच्छा पानी दे सकते हैं। तो श्रमिक की दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा, फर्म पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। ट्यूबवेल का, बैलों का, ट्रैक्टर का, अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग हो जाता है। फार्म पर उपयोगी मशीनें रखी जा सकती है जिससे कार्य आसानी से हो जाता है। जैसे आज गुड़ाई के लिए, मल्चिंग के लिए, निदाई गुड़ाई करने के लिए मशीन आ गई है, उसका उपयोग आसानी से हो जाता है तथा गलतियों की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। दूसरा प्रश्न आता है, शुष्क खेती की सफलता के लिए 4 उपाय दीजिए। शुष्क खेती की सफलता के लिए 4 उपाय। नंबर 1, उचित समय पर जुताई, बुआई व कटाई करनी चाहिए। नंबर 2, कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। नंबर 3, समय पर खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। और नंबर 4, उर्वरकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए।
नंबर 5, कम समय में उत्पादन देने वाली फसलें बोना चाहिए। शुष्क खेती क्या है? ऐसी खेती जो कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन दे पाए। हम देख रहे साल दर साल पानी कम आता जा रहा है, इसलिए हमें ऐसी खेती करने के लिए प्रयास करने होंगे। तो कौन कौन से उपाय करने होंगे? समय पर जुताई व बुआई करनी चाहिए, देर नहीं लगाना चाहिए। पहले ही पानी आने के पूर्व ही बुआई कर दे, थोड़ा थोड़ा पानी आए तभी। और देखना चाहिए कि दूसरी फसल, ठंडी की फसल लेने के लिए जल्दी से कटाई करके जल्दी से शीघ्रता से दूसरी फसल की बुआई कर देनी चाहिए, ताकि खेत सूखे तब तक फसल ही हो जाए। कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ मसूर है, अरहर है, चना है, ऐसी कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। चने को एक पानी मिल जाए, उग जाए वो, और खूब तो 2 पानी। समय पर खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। ऐसी फसलों में खरपतवार ज़्यादा उगने नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि सारी नमी खरपतवार ही चट कर जाएंगे, फसल को नमी नहीं मिल पाएगी, जीवांश पदार्थ भी ऐसे ही फसल को नहीं मिल पाएंगे। उर्वरकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए, ऐसे संभल करके ही प्रयोग करना चाहिए। कम पानी वाली फसलों में कम उर्वरक देना चाहिए। कम समय में उत्पादन देने वाली फसलें बोना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जब पानी कम है तो कम समय में उत्पादन देने वाली, यानी अगेती और पछेती 2 प्रकार की किस्में आती है, तो हमने अगेती किस्में ऐसी खेती के लिए उपयोग में लाना चाहिए। प्रश्न है अगला, विशिष्ट खेती की प्रमुख कमियां बताइए। विशिष्ट खेती की कमियां कौन कौन सी है? तो पहला, उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग नहीं हो पाता। भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, साहस सबका उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार फसल बो देने पर 2-4 सालों के लिए हम फुर्सत हो जाते हैं। तो ट्रैक्टर का उपयोग नहीं हो पाता, सीड्रिल का उपयोग नहीं हो पाता। श्रमिक भी एक फसल लगाते तक काम करते, उसके बाद में 1-2 साल काम नहीं रहता। पूंजी की भी आवश्यकता उतनी नहीं पड़ पाती, तो उत्पादन के साधनों का उपयोग नहीं हो पाता। दूसरा, हानि की आशंका बनी रहती है। हानि की आशंका, कभी कभी ओलावृष्टि हो जाए या किसी प्रकार की आपदा आ जाए या रोग आ जाए, तो पूरी की पूरी फसल चट हो जाती है। हानि की संभावना ज़्यादा होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाकर नहीं रखा जा सकता। जब हम फसल बोते हैं तो 1-2 साल बगीचा खूब उत्पादन देता है, और उसके बाद अगर हमने उसकी जीवांश मात्रा नहीं बढ़ाई तो क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो बगीचा जल्दी ही वह समाप्त हो जाता है। चौथा, आय प्रायः अव्यवस्थित हो जाती है। कभी कभी तो खूब ज़्यादा महंगे में चाहता है बगीचा, और नहीं तो यह ऐसे कोरोना काल पड़ गया तो बगीचे को तोड़ करके हमें फलों को फेंकना भी पड़ सकता है। अतः आय प्रायः अव्यवस्थित होती है, कभी तो खूब ज़्यादा हो जाती है और कभी बिल्कुल नहीं। तो ये 4 विशिष्ट खेती की कमियां हैं। शुष्क खेती, अगला प्रश्न है, शुष्क खेती की प्रमुख समस्या क्या है? इसे कैसे हल किया जा सकता है? शुष्क खेती की प्रमुख समस्या है, जब कम पानी आता है उस समय हम खेती करते हैं, या पहाड़ों पर हम ट्यूबवेल भी लगाते हैं तो भी पानी नहीं निकलता है और हमें उत्पादन लेना होता है, या कम पानी होता है, तो शुष्क खेती की समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, नमी संरक्षण, यानी खेती लेने के लिए ऐसे कम जहाँ पानी होता है वहाँ खेती करने के लिए हमें अधिक से अधिक नमी का संरक्षण करना होता है, और नमी को संरक्षित रखना बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम बांध बांधते, हमारे ही खेत का पानी हमारे खेत में अगर रोकते तो उसे रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी भी ज़्यादा नहीं होती है, पथरीली भूमि होती है, नीचे से पानी निकल जाता है।
हमें नमी का संरक्षण, ये बड़ी समस्या है। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि ऐसी भूमियों में जहाँ पानी कम होता है, हम देखते हैं धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और पानी नहीं आता है, तो धूप ज़्यादा जिस ज़मीन पर पड़ती है वहाँ खरपतवार भी ज़्यादा उगते हैं। तो खरपतवारों का नियंत्रण करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दो समस्याएं बहुत बड़ी है शुष्क खेती की, एक नमी संरक्षण और दूसरा खरपतवार नियंत्रण। अगला, मेड़बंदी कर वर्षा के पानी को रोकना चाहिए। यानी शुष्क खेती प्रश्न था कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। शुष्क खेती की समस्या को हल करने के कारण, पहला कारण बनता है मेड़बंदी कर वर्षा के पानी को रोकना चाहिए। ऐसे जहाँ पर पानी कम रहे वहाँ क्या करना चाहिए कि मेड़ बंधान करना चाहिए। हर टुकड़े में, हर एकड़ पर जहाँ पर भी हमें झील जगह लगे या ज़्यादा समझ में आया कि ढाल है, तो ऐसी ढाल पर मेड़बंदी करके वर्षा का पानी रोक लेना चाहिए। अपने खेत का पानी अपने खेत में ही रोक लो ऊपर की ओर, तो नीचे में नमी बनी रहती है। तो देख रहे हैं हम विशिष्ट खेती का चित्र, है ना। यहाँ पर गन्ना बाड़ी की फसल ली गई है। दूसरा, ढालू भूमि पर कंटूर खेती करके शुष्क खेती की समस्या के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 2, ढालू भूमि अगर है तो कंटूर खेती करना चाहिए। तो कंटूर खेती करने के लिए नालियाँ हर 10 फीट पर बना दी जाती है, और उन नालियों के जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी पर या उससे नीचे में हम पेड़ लगा देंगे। तो ढालू भूमि पर क्या होगा, पानी बह कर के आएगा और उस जो नाली खोदी है उस नाली में पानी जमा होगा। तो नाली में पानी जमा होने पर मिट्टी के अंदर वह पानी जाएगा, जिससे कि मिट्टी में काफ़ी दिनों तक नमी बनी रहेगी और जीवांश पदार्थ भी नहीं बहेंगे। साथों साथ मिट्टी का भी संरक्षण होगा, मृदा भी नहीं बहेगी। तीसरा, शुष्क खेती की समस्या को हल करने का उपाय है उपयुक्त फसल चक्र अपनाना चाहिए। जितना पानी है उसी पानी के अनुसार ही फसल का चयन करना चाहिए। बहुत अधिक कम पानी है तो बरसात के दिनों में हमने वहाँ पर कोदो है, कुटकी है, जगनी है, इस प्रकार खेती लेना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा पानी अगर है, ज़्यादा थोड़ा जीवांश है, नमी संरक्षण करके अगर रख पाए तो ज्वार है, उड़द है, मूंग है, इसे ले सकते हैं। अब ये मूंग और उड़द की जो पत्तियाँ होगी, यह फसल आधा इसका जीवन काल होता है, तभी इसकी फलियाँ तोड़ ली जाती है। शेष इसकी जो फसल रहेगी हरी पत्ती पर ही होगी। जब इसकी फलियाँ पक जाएगी तब इसको हम बखर चला करके उसके पौधों को मल्चिंग कर देंगे, तो खेत में हरी खाद मिल जाएगी। इससे ज़्यादा अगर पानी है तो फिर हम सोयाबीन, मक्का ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा पानी अगर है तब धान ले सकते हैं। तो ऐसे ही रबी की फसल में भी उधर ठंडी के समय पर बहुत कम पानी है तो अलसी बो देंगे, और उससे ज़्यादा थोड़ी नमी है तो मसूर, उससे ज़्यादा है तो चना। जैसे जैसे जीवांश और जैसा जैसा पानी रहे वैसे पानी चाहने वाली फसल हम बोएंगे। खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। चौथा उपाय, खरपतवार होने ही नहीं देना। जहाँ पर पानी बहुत कम है वहाँ पर फसल के बीच अगर खरपतवार रहेंगे तो जीवांश पदार्थ और नमी दोनों की हानि हो जाएगी। तो निंदाई गुड़ाई
शीघ्रता से करनी चाहिए। पांचवा है उन्नत फसल पद्धति अपनानी चाहिए। अच्छी उन्नत से उन्नत बीज लेना चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, इस प्रकार की फसलें बोना चाहिए। छठवा, कम पानी चाहने वाली किस्मों को बोना चाहिए। पहले ही दुकानदार को बता देना चाहिए कि हमारे पास पानी कम है, और किसान ने भी जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, अन्यथा दुकानदार को तो अपना बीज बेचना होता है, उसे इतना मालूम होना चाहिए कि कम पानी चाहने वाली कौन कौन सी किस्में हैं। चलिए, शुष्क खेती की समस्या को हल करने के उपाय हो गए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से हानियाँ लिखिए। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से कौन कौन सी हानियाँ हैं? तो नंबर 1, किसान को प्रायः अवकाश नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप उसमें कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। डाइवर्सिफाइड खेती यानी एक के बाद फसल लेना, इसमें क्या होता है कि किसान को अवकाश ही नहीं मिल पाता, इसके कारण कृषि करने से अरुचि उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, फार्म पर कार्य का दबाव अधिक होने से प्रायः किसी न किसी कार्य को छोड़ना पड़ता है। खूब ज़्यादा गन्ना बाड़ी अगर बो रहे हैं तो क्या होता है, दबाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, और दबाव अधिक किसान के ऊपर आने के कारण क्या होता है, किसी न किसी काम को वो छोड़ते चला जाता है। नहीं बांधना गन्ना बाड़ी सोचता, निंदाई गुड़ाई नहीं करना सोचता है, लापरवाही ऐसे बढ़ते चल जाती है, उससे उत्पादन कम प्राप्त होता है। फार्म पर सभी यंत्रों को रखना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। जब साल 2-2 साल में काम पड़ता है तो ट्रैक्टर का क्या उपयोग? दूसरे का ट्रैक्टर किराए पर ला करके काम कर लेना पड़ता है। इस प्रकार से कल्टीवेटर से ड्रिल या गन्ना बोने की जो मशीन है वह 2 साल 3 साल काम नहीं पड़ता, तो क्या उपयोग? इससे ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे की किराए से मशीन ला करके बुआ लो। फार्म पर सभी यंत्रों को रखना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं। और चौथा है, चूँकि फार्म पर अलग अलग तरह से कई पदार्थों का उत्पादन होता है, अतः सभी पदार्थों की बिक्री हेतु समुचित मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता। अलग अलग पदार्थों का उत्पादन होता है, तो जैसे गन्ना होता है तो गुड़ बनाने के काम में केवल रस आता है, उसका पत्ती का कोई उपयोग नहीं है, उसके चीपे का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे अन्य पदार्थ, मड़ी निकलती है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस प्रकार से समुचित मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है। डाइवर्सिटी फार्मिंग क्या है? परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो वह परिभाषा देंगे हम। अब फार्म का संगठन कई पदार्थों के उत्पादन के लिए होता है। अब फार्म का संगठन यानी कृषि कार्य का जो है वो कई पदार्थों के उत्पादन के लिए होने लगा है, और हर एक प्रत्यक्ष रूप से आय के साधन होते हैं। हर एक क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से आय के साधन। तो ऐसे फार्मों को डाइवर्सिफाइड कहते हैं। डाइवर्ट, आय को डाइवर्ट करना, डाइवर्सिफाइड। जैसे फसलों की जो आय है वो मुर्गी पालन में लगा दी, मुर्गी पालन के साथ में हम पशुपालन, पशुपालन के साथ मछली पालन, इस प्रकार से आय के साधन बढ़ाना डाइवर्सिफाइड खेती कहलाती है। प्रणाम सभी को। अगला प्रश्न हम अगले पीडीएफ में पढ़ेंगे। भारतीय परिस्थिति में मिश्रित खेती सबसे उपयुक्त है, कारण बताइए।